दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव और चुनाव एक्सप्रेस के साथ मैं हाजिर हूं मलय झा। और आज हम मौजूद हैं जनता की राय जानने के लिए। रात का वक्त है, काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन लोग यहां पर चुनावी चर्चा के लिए बैठे हुए हैं और हम भी इस मजलिस में आकर के लोगों की राय जानने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के नज़दीक। और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, साथ ही साथ किसान वर्ग के लोग भी यहाँ शामिल हैं। हम आपको ये बता दें कि सिंहेश्वर का जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जदयू के जो रमेश ऋषिदेव है, वो पिछले 3 बार से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। बात करें यहाँ की कुमारखंड प्रखंड की, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2005 में ये विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब परिसीमन आयोग बना तो ये कट के सिंहेश्वर के इलाके में चला गया। हालांकि यह जो प्रखंड है, इसका लोकसभा सुपौल पड़ता है। आइए हम अब नज़र डालते हैं यहाँ की पूरी तस्वीर पर कि जदयू के जो मंत्री हैं रमेश ऋषिदेव, वो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री भी हैं। पिछले 3 टर्म से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो आखिर क्या उन्होंने विकास किया? जो लोगों के मन में विकास की आस थी वो पूरी हुई? कौन सा वादा हुआ पूरा, कौन सा रह गया अधूरा? साथ ही जो सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम लगातार विकास का रोड मैप बनाते जा रहे हैं, क्या इस बार मुख्यमंत्री की ये चौथी बार कुर्सी पर बैठने की आस पूरी होगी? इन सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम करते हैं शुरुआत। क्या नाम हुआ? राजकिशोर सिंह। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 15 सालों में कितना बदलाव है? बिहार में तो कोई बदलाव नहीं है। यहाँ तो शिक्षा का स्तर गिर गया है, स्वास्थ्य का भी स्तर गिर गया है। हॉस्पिटल में जो तमाम सुविधाओं का दावा किया जाता है, आपको लगता है कि जो पीएचसी के इलाके हैं जो प्रखंड के, उसमें कैसी व्यवस्था है, मूलभूत व्यवस्था है, या लोगों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है? ये कागज पर ही व्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो सीधे तौर पर आप सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। किसानों की माली हालत क्या बदली है? क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानों के लिए तमाम हम योजनाएं लाए हुए हैं, अगर फसल की क्षतिपूर्ति हो जाती है तो उसका भी अनुदान मिलता है। आपको क्या लगता है? इसमें क्षतिपूर्ति में क्या, वो 6000 रुपया दे देता है, उससे अनुदान हो जाता है। तो जुमलेबाजी है कि किसान को हम पूरा अनुदान दे देते हैं। किसान तो मर रहा है। किसान मर रहा है। न सिंचाई का व्यवस्था है, न पानी निकास का व्यवस्था है, दोनों बंद है। न नहर है, नहर है तो उसकी खुदाई नहीं हो रही है। आपके विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी तो मंत्रालय में जाके बैठल रहते हैं, क्षेत्र में कभी घूमते ही नहीं है। क्षेत्र से उनको कोई वास्ते नहीं है। कोई वास्ता नहीं। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है धरातल की क्या स्थिति है? कुछ नहीं, वो सब कागज पर है। जितना भी उनका विकास है वो कागजी नाव है। कागजी नाव है। इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है? क्या कोई वही प्रत्याशी रहेंगे या फिर कोई नए प्रत्याशी को आप आजमाएंगे? नहीं, अगर रमेश ऋषिदेव आएंगे तो हार जाएंगे। उनके जगह पर कोई दूसरा को अगर ट्राई किया जाएगा तब उपाय है, तो कोई उपाय नहीं। कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल तो बढ़िया है, लेकिन उनके पक्ष में नहीं है। सरकार विरोधी है, बदलाव लोग चाह रहा है। चलिए, सरकार विरोधी बात सामने आ रही है और लोग जो हैं इस बार परिवर्तन के मूड में। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। क्या करते हैं पवन जी आप? हम तो अभी बेरोजगार हैं, खाली बेरोजगार हैं। सुशासन की सरकार में बेरोजगार कुछ अचंभा लगता है। यहाँ तो सिर्फ मूर्खों का राज है और कुछ नहीं है। रमेश कुमार ऋषिदेव अपने नाम प्लेट पे लिखता है डॉक्टर रमेश कुमार ऋषिदेव, तो यही यहाँ का सभ्यता है। रमेश कुमार ऋषिदेव टेम्पू चालक से बन गया एमएलए, लेकिन वो अपने पद के आगे लगाता है डॉक्टर रमेश कुमार ऋषिदेव। चलिए, संविधान में सबको बराबर हक मिला हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कब किसका भाग्य बदलेगा। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है, वो किसी के भी हाथ लग जाए। लेकिन बात आती है विकास की, बने कोई, लेकिन जो दावे किए जाते हैं, लंबी लंबी घोषणाएं की जाती हैं, क्या घोषणा पत्र में जो विकास का दावा किया जाता है धरातल पर वो कितना उतरता है? मैं तो उनका 0% समझता हूँ।
कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत में उसका 5 ही मात्र मेंबर है। एक उमाशंकर चौधरी, करड़िया पुरैनी के विनोद मंडल और अन्य अन्य लोग जो 3-4 हैं। उसके बाद यहाँ कोई नहीं जानता है कि रमेश ऋषिदेव कौन है। यही इनका स्थिति है यहाँ पर। क्यों, कुछ काम नहीं किया उन्होंने? कुछ और काम नहीं किया है, वो अपना सिर्फ झोली भरा है। उनको देखिएगा कि नॉमिनेशन काल में जो भरता है कि मेरा इतना आय है, आज उनका देखिएगा तो हमरे ख्याल से 10 करोड़ से ऊपर उनका आय बना हुआ है। लेकिन दूसरे के नाम से है, सरकार को निगाह ही नहीं जाता, क्यों तो ऋषिदेव है। यदि हम थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे ऊपर में हरिजन एक्ट लगा के कोई से व्यवस्था कर देता है। चलिए, तो सीधे तौर पर आपका कहना ये है कि जो विकास होना चाहिए वो नहीं है, और इन 15 सालों में जो पैसे की बात आपने की वो अपनी झोली भर रहे हैं। नल जल योजना जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय की, उसकी क्या हकीकत है? क्या आपको लगता है ग्रामीण इलाकों में वो सफल है? सफल तो कुछ भी नहीं है। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले की बोले थे नमामि गंगे वाली बात कहे थे, उसी तौर पर ये उनका जो है दूसरा भाई है नीतीश कुमार, जो हरियाली योजना चलाए हैं। हर घर में नल जल योजना में 5 या 3 कनेक्शन देना था, लेकिन आज देखिए कि एक ही कनेक्शन देख के बीपीएल परिवार हो कि एपीएल परिवार हो, सबको एक ही सिर्फ नल दिया जाता है। यही यहाँ की व्यवस्था है। यदि थोड़ा सा विरोध किया जाता है तो बस हो गया, उनको लगाओ और भेजो। बिजली कितने देर रह रही है? बिजली यहाँ 18 घंटा 16 घंटा रहती है, ऐसी बात नहीं है, बिजली तो रह रही है। चलिए, एक और योजना है सरकार की, शराबबंदी, कितना सफल है वो? ये शराबबंदी करके तो नीतीश कुमार अपना नसबंदी करा लिया है। शराबबंदी से किसानों को इतना ज़्यादा दिक्कत है, ये मत पूछिए। शराब से कितना था? 30% था, 70% तो लोग बेरोजगार से ख़त्म होता था व्यवस्था। लेकिन यहाँ 30 रुपया में 1 बीघा ज़मीन का रसीद करता था, आज 200 रुपया लगता है और चप्पल घिस जाता है लोगों का। दौड़ते दौड़ते आज सीओ नहीं है तो आज कर्मचारी नहीं है, तो यहाँ है बफको का नौकरी का व्यवस्था बहुत सरकार में हुआ है। यहाँ पर एक कुमारखंड प्रखंड में यदि 23 पंचायत है तो यहाँ मात्र 10 ही कर्मचारी है, वो भी बफको का कर्मचारी है। सब दौड़ाते दौड़ाते परेशान हो जाता है, लोग 200 रुपया देता है। मतलब अफसरशाही हावी। अफसरशाही हावी है यहाँ पर। यहाँ कुछ भी नहीं है। रमेश ऋषिदेव को देखना और क्या बात बताए, उससे बात नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस बार विकल्प कोई आएगा? विकल्प सिर्फ महागठबंधन ही सिर्फ यहाँ का कुछ काम कर सकता है और किसी में पावर नहीं है। बस यही मेरा कहना है यहाँ। चलिए, महागठबंधन की दरकार है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों में जो विकास होने चाहिए वो विकास और उसकी ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इतर है। रमेश ऋषिदेव जो यहाँ पर मंत्री के तौर पर बिहार सरकार में है, काबिज हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी विकास के दावे किए जा रहे हैं सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। क्या करते हैं राजेंद्र जी आप? हम शोरूम चलाते हैं। शोरूम चलाते हैं। चलिए, शोरूम चलाते हैं, आपको क्या लगता है 15 साल बनाम 15 साल किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, विकास के नाम पर तो अभी सब कुछ स्थगित है। और जहाँ तक हम लोगों का क्षेत्रीय नेता जो हैं रमेश ऋषिदेव, वो अपने आप को मंत्री कहते हैं भी, लेकिन उनका क्रियाकलाप जो है वो बिल्कुल ही घटिया है। और हम लोगों का सड़क देखिए, वार्ड नंबर 13 का सड़क देखिए, उन्होंने आज से 10 साल पहले हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं ये सड़क बनवाऊंगा, लेकिन आज तक उनकी नज़र नहीं गई। इस बार इलेक्शन अभी आया है तो कहाँ से आए, एक ठो शिलान्यास करके शिलापट बना दिए हैं, फिर जो गए हैं तो अपना मैंने अगर इस बार विकल्प के रूप में चाहे हम लोगों को जो करना पड़े, हम लोग रमेश ऋषिदेव का बैकआउट कर। इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों कुछ विकास नहीं हुआ? मेरे वार्ड में तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, जहाँ तक कुमारखंड माने सिंहेश्वर क्षेत्र की बात है तो आपको प्रायः लोग कहेंगे कि सिंहेश्वर क्षेत्र में कोई भी काम नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आपके मंत्री जी जीत कैसे रहे? इस बार कहिए जीतने, इस बार कहिए अगर रमेश ऋषिदेव को टिकट मिलता है तो इस बार कहिए जीतने।
काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग। गुस्सा नहीं, अरे हम लोगों का ये अधिकार है और अधिकार से वंचित कर देना ये किसी के लिए शोभायमान बात है। ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। और इस बार लोगों ने पूरी तरह मन बना लिया है कि यहाँ से रमेश ऋषिदेव को विधानसभा तक नहीं भेजना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ लेफ्ट पार्टी के एक नेता है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति की अगर सच्ची पकड़ होती है तो वो लेफ्ट के पास होती है। इनसे जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, गरीबों को जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए क्या वो लाभ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ झा है। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, अब CPM में काम करते थे, अभी स्वास्थ्य से लाचार हैं। कोरोना की मार से हम पीड़ित हो गए थे और हम जब यहाँ इलाज कराने गए तो मेरा सिर्फ टेस्ट हुआ, लेकिन कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो हम घर में रह कर के अपना इलाज प्राइवेट से करा के स्वस्थ हुए। और अभी भी हम बीमार हैं। हमको कोरोना का जो मार है ना, उसके बाद जो है कोई भी सरकारी, सिर्फ टेलीफोन से हमसे पूछा जाता था। जब हम टेलीफोन पर अपनी समस्या बताते थे तो एक भी आदमी हमें देखने नहीं आया। इसका मुझे खेद है। सरकार जो है वहाँ बोलता कुछ है, होता कुछ है। इसलिए काफ़ी तकलीफ की बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था इनका चरमराया हुआ है। जहाँ तक किसान का सवाल है, हम बिहार में और हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ अधिकांश लोग किसान कार्य करके अपना परिवार चलाते हैं। आपको लगता है कि किसान का जो खेती करते हैं या जो फसल की पैदावार होती है उससे उनका जीवनचर्या सही ढंग से चल जाता है, या सरकार जो यह दावा करती है कि विभिन्न तरह के जैसे बीज का, चाहे अगर हम बात करें खाद की, समय पर मिलना, क्या वो मिल जाता है किसानों को? जहाँ तक है सरकार के द्वारा जो भी बीज का बात है वह समय पर नहीं मिलता है। समय बीतने के बाद वह आनन फानन में कुछ किसान के हाथ बड़ी खुशामद से उसको दे देता है और वह घर में उसका उपयोग करता है और खेत में वह बीज नहीं जाता है। ये मेरी समझ है और हमने इसको बड़ी तहकीकात किया तो यही बात पाया कि लोग कहा जो इसका समय तो बीत गया है, सब घर में दाल बना के खा लेंगे, कुछ चूड़ा बना करके खा लेंगे बीज को। तो इस तरह से ये बीज, और लोग जो है बड़े पैमाने पर अपनी खेती को चलाने के लिए ऐसे दुकान में जाते हैं जहां अधिकांश पैसा लिया जाता है, उसकी लूट हो रही है। और वो जब उत्पादन करते हैं तो उनका उत्पादन के लिए कोई अच्छी बाज़ार नहीं है जहां वो एक अच्छा इनकम कर सके, और खेती आम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। बड़ी नाराज़गी है खेती से। चलिए, आपने कहा कि खेती से लोगों की नाराज़गी है, लोग अपनी खेती को छोड़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर धरती के भगवान जो किसान के रूप में जाने जाते हैं, अगर वो खेती छोड़ दे तो क्या खाएंगे? क्योंकि जब तक आप अनाज की पैदावार नहीं होगी तो फिर क्या होगा? एक और सवाल उठता है कि आपके इलाके के रमेश ऋषिदेव जदयू के तौर पर वो लगातार जीतते आ रहे हैं 3 टर्म से, क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? आखिर जब सभी जगह इतना विकास हुआ है तो यहाँ क्यों विकास अछूता है? की और बिहार के खास करके जनता जो आज काफ़ी परेशान और आर्थिक दलदल में है और कोरोना की मार से पीड़ित है, बाजार में लूटा चला गया। यहाँ का किसान, बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं, आनन फानन में लोग खरीद का सामान दुगुना दाम भुगतान करके अपना वो लिया। और बिहार की पुलिस, खास करके हमारे जो ये थे DGP साहब, वो पूरा बिहार घूमे लेकिन उनका प्रभाव कहीं नहीं रहा। ये काफ़ी दुखद बात है। पूरे बिहार में पुलिस लूट मचा दिया, तांडव मचा दिया। दिन में लोग को पकड़ता था अपराध के नाम पर और रात में उससे पैसा उगाही करके 10,000 20,000 करोड़ रुपया पुलिस कमाई। और यहाँ की जनता डर से, भय से जेल नहीं जाना पड़े, मैं निर्दोष हूँ, मुझे जेल की यात्रा कराएगा, इसलिए लोग अपना जेब खाली करके कर्जा ले करके पुलिस की भरपाई करके किसी तरह पुलिस से लोग बाहर आया। ये तो है बिहार में पुलिसिया शासन। और जनता इतनी परेशान है स्वास्थ्य के नाम पर,
निश्चित खाना पूर्ति है। आपको शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति है। जहाँ तक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया जी बोलते हैं कि बिहार में सारी व्यवस्थाएं हो गई, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप हमें बताएं कि शिक्षा में कहाँ, जहाँ शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ आप बोर्ड लगा दिए कि ये इस स्कूल को हम क्या कहते हैं बदलाव करके हाई स्कूल बना दिए हैं मिडिल स्कूल को, तो वहाँ आप हाई स्कूल में नामांकन कर रहे हैं लेकिन आपका शिक्षक वहाँ नहीं है। क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से कि शिक्षा में विकास होगी? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे देश और दुनिया में नाम कर सकता है? ऐसी स्थिति में बिहार की शिक्षा गर्त की ओर जा रही है, जो काफ़ी दुखद और खेद का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ खास करके कि आप प्रेस वाले अगर सही बात को सही समय उजागर करेंगे तो निश्चित रूप पर देश में बदलाव होगी। जहाँ तक बिहार का सवाल है, लंबी यात्रा करके जनता बिहार में सुशासन बाबू को शासन देते रहा, लेकिन सुशासन के नाम पर आज क्या हो रहा है? लूट और तांडव हो रही है। पूरे बिहार में खुला शराब बिक रहा है, बाहर से ये शराब आ रहा है, बिहार का टैक्स मारा जा रहा है और बिहार में लोग पकड़े जा रहे हैं। ये बताएं बिहार के मुखिया कि आखिर ये जो कंटेनर है इसमें शराब कहाँ से आया? और ऐसे बिहार के मुखिया को खुद इस्तीफा दे करके राजनीति से बाहर जाना चाहिए, मेरा यह मांग है। चलिए, आपने कहा कि इस्तीफा देकर बाहर जाना चाहिए, लेकिन अब चुनाव का वक्त आ गया है, जनता के पास वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत के आधार पर ही सरकार का परिवर्तन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? मैं आपको जहाँ तक मेरा उम्मीद है, आम लोगों से जो हमारी बातचीत होती है तो उसमें देखते हैं कि लोग में काफ़ी करवाहट है सरकार के प्रति, काफ़ी उदासीनता है। जो अगले चुनाव में उन्हें मत दिया था गांव का गांव, उस गांव में भी लोगों में एक जोश और खरोश है कि बदलाव होनी चाहिए और मुझे लगता है कि बिहार में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बदलाव होगी और ये परिवर्तन होके रहेगा, यही मेरा उम्मीद है। चलिए, आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा, ये यहाँ के जनता की राय है। और कुल मिला के कहें तो इस सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जनता ने सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराया और जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, चाहे 7 निश्चय योजना की बात करें या शराबबंदी की बात करें, या पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। वहीं रोजगार के मामले पर भी यहाँ पर बात निकल के ये सामने आई कि जो रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, वो नहीं मिल पा रहा है। युवा बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है, जनता सवाल करेगी ही, क्योंकि ये जो पब्लिक है सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब कुछ पहचानती है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव, कुमारखंड, मधेपुरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार? किस में कितना है दम? कौन मारेगा बाजी? किसका होगा पलड़ा भारी? एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज़ लाइव।